हेलो एंड वेलकम बैक टू सिनॉप्सिस आईएएस। माय नेम इज़ कृष्णा। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सी सेट कॉम्प्रहेंशन और सी सेट में कैसे ना फेल हों। कॉम्प्रहेंशन का ये सेकंड लेक्चर है और पिछले लेक्चर में हमने कॉम्प्रहेंशन के लिए कुछ ट्रिक्स देखी थी, कैसे आसान है और कैसे टफ़ है और कैसे हम कॉम्प्रहेंशंस क्रैक कर सकते हैं विदाउट मच डिफ़िकल्टी। तो उसके लिए मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। पॉइंट नंबर 1 जो था कि जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है उन्हें आप पैराग्राफ में, पैसेज में फाइंड करो। एक्सट्रीम स्टेटमेंट इन पैरा, वहाँ आपको मैक्सिमम आंसर मिलेंगे, या फिर जो आपके ऑप्शंस फ्रेम होंगे उन्हीं एक्सट्रीम स्टेटमेंट के इर्द गिर्द होंगे। अगर आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है तो कंक्लूजन कहीं बताया गया है कि ऐसा हो रहा है, हैंस दिस इज़ नॉट हैपनिंग। ठीक है, ये आप फाइंड आउट करो। और दूसरी चीज़ है कि जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट इन सॉल्यूशन ऑप्शन में जो हैं वो तो एनीवेज जैसे वो GS1 में है वैसे यहाँ भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये था पॉइंट नंबर 1। एंड जो दूसरा पॉइंट था वो ये था कि पहले हम सेंटेंस जो ऑप्शन दिए हुए हैं पहले हम ऑप्शन पढ़ेंगे, ना कि पूरा पैराग्राफ। ऑप्शन पढ़ लेंगे तो हमें एक लिफाफा देख के ख़त का जो आइडिया है वो लगेगा, राइट। तो पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि रिलाइंग ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट लॉन्ग रन में एक इकोनॉमिकली साउंड पॉलिसी नहीं है। हमें ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पॉलिसीज़ मस्ट बी अंडरटेकन टू रिड्यूस वोलेटिलिटी इन फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट FPI। ठीक, यहाँ अभी मस्ट वस्ट पे मत जाना फ़िलहाल कि आप अभी देखते ही मस्ट को एलिमिनेट कर दो और कहो कि आंसर आ गया, जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट है। ठीक, ऐसा नहीं करना है, शुड हमारा होगा। ठीक, GS1 के हिसाब से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो हमारा ये मस्ट वाला एलिमिनेट हो जाता, ये एलिमिनेट हो जाता, शुड वाला सही हो जाता एंड ये वाला सही हो जाता। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाता 4-5 या फिर 1-4-5 इस तरह से आ जाता। ठीक, लेकिन सी सेट में आपको एकदम से एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स पे नहीं जाना। पहले हम देखते हैं, एक चीज़ हमें वोलेटिलिटी रिड्यूस करने की बात की गई है फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट FPI में। तीसरी चीज़ ये कही गई है पॉलिसी आपको बनानी चाहिए टू स्ट्रेंथन डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इसके लिए। देन पब्लिक इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। देन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, राइट। हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन देख चुके हैं कि ये एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड पहले भी इस पेपर में पूछ चुका है, तो हो सकता है ये कोई ऑप्शन सही हो। देखते हैं। पैसेज ये कहता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज़ जनरल वोलाटाइल। इन जनरल वोलाटाइल है, इन्होंने एक्सट्रीम स्टेटमेंट की बात नहीं की जो हम यहाँ बात कर रहे थे। एंड देन एक्सट्रीम स्टेटमेंट यहाँ आता है फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज़ मोर वोलाटाइल। इन्होंने बिल्कुल दावे के साथ ये बात कह दी कि ये तो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, क्योंकि इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं वो ज़्यादा है। पूरी दुनिया में आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक, ये हुआ आपका स्टेटमेंट 1। देन देयरफॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी लेफ्ट टू FDI। या इन्होंने फिर कह दिया कि जो एम्प्लॉयमेंट देना है वो हम FDI पर तो नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ये दूसरा एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो है यहाँ दिया हुआ है। इन पर ऑप्शंस भी बने हुए हैं जैसे अभी हमने देखा। देन जो करंट FDI इनफ्लो है, करंट FDI इनफ्लो वो वोलाटाइल ओवर टाइम है, सेक्टर, रीजंस और ये सारी चीज़ें हैं। और विच इज़ नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर सर्च फॉर हाईएस्ट रिटर्न। हाईएस्ट रिटर्न के लिए जाते हैं तो ऑब्वियसली ये वोलाटाइल होगा, जहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा वहाँ जाएंगे। ये दूसरा स्टेटमेंट के बाद तीसरा स्टेटमेंट हो गया यहाँ पर आपका। देन द एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस की बात की है इन्होंने यहाँ पर। एंड देन पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस की बात की है। एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है, रीजनेबल इनइक्वालिटी, ये सब चीज़ें होंगी, इनकम कम हो जाएगी। पॉजिटिव क्या है? इनफ्लो ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड डिफ्यूज़न, ये पॉजिटिव है। ठीक, ये चीज़ें भी इन्होंने बताई है, फैक्ट बताए हैं कि ऐसा होगा। एडवर्स नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस इन्होंने बताया है और एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस बताया है। पॉजिटिव से आपका टेक्नोलॉजी आएगी और डिफ्यूज़न आएगा, और एडवर्स से क्या है? आपका एम्प्लॉयमेंट जाएगा। लेकिन हाउएवर द टेक्नोलॉजी डिफ्यूज़न, जो डिफ्यूज़न की बात की है, नॉट एट ऑल सर्टेन, अगेन यहाँ पर एक एक्सट्रीम चीज़ कह दी, नॉट एट ऑल सर्टेन, बिकॉज जो एग्जिस्टिंग फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल है वो इनएडिक्वेट हो सकती है में। यहाँ इन्होंने थोड़े से वीक स्टेटमेंट की बात की, पूरा दावे के साथ एक्सट्रीम नहीं कह दिया, मे प्रूव इनएडिक्वेट। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एजम्पशन, तो जैसा कि मैंने बोला था एजम्पशन में बहुत बार ऐसा होगा आपको डायरेक्ट आंसर ना मिले,
ठीक। तो अब अगर आप पैराग्राफ देखो यहाँ पर, तो इसमें आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर ये दिखेंगी कि पॉलिसीज़ टू स्ट्रेंथन डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इसकी कहीं डायरेक्ट बात नहीं की है, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी लेफ्ट टू FDI, राइट। तो जैसे आप ये स्टेटमेंट 3 देखो, ये डायरेक्ट इसकी बात नहीं की गई है, लेकिन फिर भी आप इसको ट्रू मानोगे। एजम्पशन की बात की है ना, वही जो मैं कह रहा हूँ, एजम्पशन में आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, ठीक। तो क्योंकि हम पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो FDI के ऊपर बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, आंसर यहाँ से आ रहा है कैन नॉट बी लेफ्ट टू FDI, तो उस वजह से हमारा जो पॉलिसीज़ हैं इसके लिए तो डोमेस्टिक के लिए करनी चाहिए, तो हमें एजम्पशन 3 वैलिड लगती है, राइट। देन इसके बाद हम ऊपर से देखना शुरू करते हैं। रिलाइंग ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग रन इज़ नॉट एन इकोनॉमिकली साउंड पॉलिसी। ऑब्वियसली पूरा स्टेटमेंट देख के ही लग रहा है कि मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा वोलाटाइल है। देन इसके ऊपर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं छोड़ सकते, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसके। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस आते हैं कि टेक्नोलॉजी डिफ्यूज़न हो, लेकिन उसमें भी हमारे पे क्या है, फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल नहीं है, तो इसके ऊपर हम लॉन्ग रन में तो इसके ऊपर इकोनॉमिकली साउंड पॉलिसी नहीं ही बना सकते। ये आपको पैसेज पढ़ के लग जाएगा, तो ये 1 भी आपका गलत हो गया। अब आप अगर देखो, सॉरी 1 सही हो गया आपका। इट इज़ आस्किंग कि नॉट एन इकोनॉमिकली साउंड पॉलिसी, 1 इज़ ट्रू। 1 आपका करेक्ट हो गया, तो A और B में आंसर है, ये तो कंफर्म हो गया। पॉलिसीज़ मस्ट बी अंडरटेकन टू रिड्यूस वोलेटिलिटी इन फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कहीं नहीं कहा ये इन्होंने कहा फॉरेन इन्वेस्टमेंट मोर वोलेटाइल है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन जनरल वोलेटाइल है, लेकिन FPI ज़्यादा वोलेटाइल है, उसको कम करना चाहिए, ये कहीं बात नहीं की। ना हम एजम्पशन ले सकते हैं, दोनों कहीं से कहीं तक रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन 2 आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। जैसे ही आपको पता चला ऑप्शन 1 इज़ ट्रू एंड ऑप्शन 2 इज़ रॉन्ग, तो आप आंसर पर तो वैसे ही आ गए, आपको 3, 4, 5 तक जाने की नीड भी नहीं थी। बट आगे भी हम चेक कर लेते हैं सारे स्टेटमेंट, ताकि आपको CSET में एक आइडिया रहे कि क्या करना है, ठीक। तो हमारा C और D तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो ही गए थे, आंसर पर हम वैसे भी आ गए। पब्लिक इन्वेस्टमेंट शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये बात भी कहीं नहीं कही। एंड तो ये भी गलत हो गया। एंड सब्सटेंशियल पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ शुड बी अंडरटेकन, डायरेक्टली नहीं कहा है ये, पॉइंट नंबर 5 इनडायरेक्टली कहा है। जो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस हो सकता था FDI का, वो हो सकता था टेक्नोलॉजी और डिफ्यूज़न, लेकिन क्या हुआ, ये सर्टेन नहीं है, क्योंकि जो ह्यूमन और फिजिकल कैपिटल है वो आपके पास है ही नहीं। और ह्यूमन और फिजिकल कैपिटल मतलब आपके एजुकेशन और हेल्थ से ही ह्यूमन फिजिकल कैपिटल बनती है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, कुछ जो कीवर्ड्स हैं ना, उनका आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि फिजिकल कैपिटल क्या है, फंड देने हैं तो उसका मतलब क्या है, तो ये कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो अगर हम इस ट्रिक पर जाते हैं कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट इन पैराग्राफ या कंक्लूजन दिए हैं, उनको आप फाइंड करो, उनसे ऑप्शंस बने होंगे, उन्हीं से आपके आंसर आएंगे, और एक्सट्रीम स्टेटमेंट इन ऑप्शन आपको एलिमिनेट करने हैं, बट नॉट लाइक GS जैसे एलिमिनेट नहीं करने, अदरवाइज इसका आंसर आपका गलत हो जाता। और दूसरा है कि पहले ऑप्शन पढ़ेंगे फिर पैसेज पढ़ेंगे, राइट। तो मैक्सिमम चांसेस है आपका टाइम भी बचेगा और हम क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो ये था नेक्स्ट पैसेज। अगला पैसेज में जो बात की गई है, मॉनसून की बात की गई है, ठीक है, रेनफॉल की बात की गई है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मोस्ट रैशनल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, ठीक। अब जब इम्प्लीकेशन की बात होगी तो CSET में जब भी ये वर्ड आए इम्प्लीकेशन, तो हो सकता है कि आपको एक भी चीज़ रिलेटेड ना मिले, आपको खुद सोचना पड़ेगा। इम्प्लीकेशन इज़ समथिंग बियॉन्ड एजम्पशन, ठीक है। एजम्पशन में तो हमें चलो यहाँ सोच के कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जैसा ये वाला क्वेश्चन था कि एक साउंड पॉलिसी नहीं है, कहीं लिखा तो नहीं है, लेकिन आप एक कंक्लूज़न निकाल रहे हो, इन्फ्रेंस निकाल रहे हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट जो इम्प्लीकेशंस हैं वो आप एक स्टेप आगे जाकर बात करते हो एजम्पशन से। देखते हैं कैसे। ऑप्शंस देखते हैं पहले। इन्होंने पहला ऑप्शन दिया, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर शुड बी अंडरटेकन, नेटवर्क ऑफ डैम एंड कैनल बनाने चाहिए ताकि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हो, फार्मर्स को इजी लोन देने चाहिए, जो ये है यूज़ ऑफ वाटर इट शुड बी रेगुलेटेड बाय लॉ। देन अगली चीज़ है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वाटर जो रीजन में है वो शुड बी रेगुलेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट। ऑप्शन कुछ कुछ दिए हुए हैं, राइट। मैक्सिमम 3 स्टेटमेंट्स ट्रू हैं एंड मिनिमम 2 स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, ये हमें ऑप्शंस देख के नज़र आ रहा है।
देखना शुरू करते हैं। ऑप्शन पढ़ने के बाद हम चलते हैं पैसेज पर। मैनी अपॉर्चुनिटीज़ हाईली स्क्यूड है, सॉरी, टू हार्नेस द हाईली स्क्यूड सीजनल एंड स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून फ्लो। मानसून के टाइम पर क्या होता है, जो वाटर फ्लो है बहुत ज़्यादा स्क्यूड होता है, 4 महीने में हो जाता है। ये यही कह रहा है कि 4 महीने में पूरा हो जाता है। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ थी दोज हैव बीन लॉस्ट। पहला पॉइंट, जो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ थी, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ थी, सब खत्म हो गई। ये आपका एक एक्सट्रीम पॉइंट इन्होंने बता दिया पैराग्राफ में, ठीक है। फिर अगली चीज़ जो कहते हैं, सिंस दीज फ्यू मंथ्स अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द रेनफॉल, ठीक है, इन्हीं फ्यू मंथ्स में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है एंड फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी उसी मंथ में होती है। तो नीड फॉर होल्डिंग रिजर्वायर, राइट, जो हमें रिजर्वायर बनाने हैं, नीड फॉर होल्डिंग रिजर्वायर फॉर बाद में के लिए इज़ अ नेसेसिटी, ठीक है। तो एक एक्सट्रीम चीज़ ये भी हो गई, ठीक है। ये एक ऐसी नेसेसिटी है जिसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। फिर इन्होंने एक चीज़ कही, क्लाइमेट चेंज विल कंटिन्यू। क्लाइमेट चेंज तो कंटिन्यू रहेगा। ये भी एक इन्होंने एक्सट्रीम वर्ड बता दिया कि अफेक्ट वेदर कंडीशन एंड वाटर शॉर्टेज और एक्सेस होती रहेगी, ठीक। वाइल मिलियंस सफ़र करते हैं, ये इन्होंने कह दिया कि हाँ सफ़र करते ही हैं, चाहे वो ड्राउट हो या फ्लड हो, मिलियंस सफ़र करते हैं। जो रिवर फ्लो अनयूटिलाइज्ड रह जाता है और डिस्चार्ज इनटू सी एवरी ईयर। ये इतनी चीज़ें इन्होंने दावे के साथ कह दी कि ये तो होगा ही होगा। तो इन्होंने कहा मोस्ट रैशनल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है। ऑप्शन 1, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर शुड बी अंडरटेकन, ठीक। अब इन्होंने लगातार ये बात तो ज़रूर की है कि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ थी, वो जो हम पानी मानसून फ्लोज थे उनको हम बेटर कर सकते थे, वो हो गई हैं, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक नेसेसिटी है, क्लाइमेट चेंज भी चलता रहेगा, मिलियन सफ़र करेंगे, रिवर वाटर फ्लो डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा। एक बार इसको हम अभी कन्फ्यूज़न में रखते हैं क्योंकि रैशनल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन पूछी है, डायरेक्टली पैसेज में नहीं लिखा, बट देखते हैं इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है। इम्प्लीकेशन ऑब्वियसली पैसेज के बियॉन्ड ही होगा। नेटवर्क ऑफ डैम एंड कैनाल शुड बी बिल्ट टू फॉर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, यहाँ भी वही बात है, ठीक। इसको भी हम डाउट में रखते हैं। लेकिन जो स्टेटमेंट नंबर 3 है, फार्मर शुड बी प्रोवाइडेड इजी लोन डिगिंग बोरवेल, ऐसा कहीं भी दूर दूर तक आपको इम्प्लीकेशन नहीं लग रहा है। यहाँ ऊपर इस पैराग्राफ की अगर हम बात करें तो इतना तो समझ में आ रहा है कि हाँ पानी आपको बराबर करना पड़ेगा। ये चीज़ है जो एक्सेस, शॉर्टेज और एक्सेस जो यहाँ जैसे बात की है, इन चीज़ों की हमें ध्यान तो रखना पड़ेगा। लेकिन फार्मर को हम इजी लोन दे दें बोरवेल के लिए, कहीं से कहीं तक बात नहीं कही, अनरिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 3 हम एलिमिनेट करेंगे। देन एग्रीकल्चर के लिए वाटर यूजेस ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर रेगुलेट होना चाहिए लॉ से, ऐसा भी कहीं नहीं कहा। वो पूरा पैराग्राफ एक बार देख लो, जो हमने कीवर्ड हाईलाइट किए थे। आपको एग्जाम में भी यही करना है, अंडरलाइन करना है जो आप पॉइंटर्स हैं, एंड जो एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, एक्सट्रीम वर्ड्स को आप हाईलाइट करो। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना, ये 2 चीज़ें आप भूलोगे नहीं। अगर आप भूल गए तो आप क्या करोगे, अल्टीमेटली आप इस तरह से कुछ कर दोगे कि इसको अंडरलाइन करके छोड़ दोगे, ऐसा कुछ छोड़ दोगे, तो आप अल्टीमेटली ना एक्सट्रीम चीज़ें नहीं ढूंढ पाओगे, राइट। तो एक्सट्रीम चीज़ें हैं, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, उनको हम हाईलाइट करेंगे या फिर दूसरे कलर के पेन से रखेंगे, और इस तरह के जो पॉइंटर्स हैं जो हमारे स्टेटमेंट कंप्लीट कर रहे हैं उनको हम करेंगे दूसरे कलर के पेन से। और जो पॉइंट ऐसे हैं जिनके ऊपर पैराग्राफ बेस्ड है या कुछ नया पॉइंट ऐड हो गया, उनको हम बॉक्स में डब्बे में बंद कर लेंगे। तो 3 भी गलत हो गया, 4 भी गलत हो गया। अगर हम 3 और 4 गलत कर दें तो आंसर तो हमारे पे आ जाता है। 3 यहाँ है, ये भी एलिमिनेट हो गया, एंड 4 यहाँ है, B C D चले गए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वाटर ये रेगुलेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट, 5 भी गलत हो गया, कहीं से कहीं तक नहीं लिखा। अब 1 और 2 ऑप्शन भी यही हैं, थोड़े से डाउटफुल हमें लगे भी थे क्योंकि इम्प्लीकेशन हो सकता है, डायरेक्टली लिखा भी नहीं है लेकिन इम्प्लीकेशन दिखता है कि जो ये प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम अच्छे डैम बनाएं, अच्छे रिजर्वर बनाएं, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर कर लें, ये दोनों सिमिलर सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो हमारा ये वाटर का शॉर्टेज और एक्सेस ऑफ फलाना ढिमका ये तिकड़ा पिकड़ा होता रहता है, दिस वोंट हैपन, ईजिली हो जाएगा और आपका सी सेट भी निकल जाएगा। तो बस इतना ही करना है, सी सेट में क्या ही है। देन अगला क्वेश्चन, थोड़ी सी गंदी लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की, लेकिन फिर भी हम इसे करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने कहा पीपल विल इन्वेस्ट इन एजुकेशन। आते ही इन्होंने एक एक्सट्रीम चीज़ कह दी, पीपल विल इन्वेस्ट इन एजुकेशन, ठीक है।
कब करेंगे? कब ग्रांटेड इकोनॉमिक फ्रीडम टू, ठीक है, जो उसके लिए टू फुली एंजॉय बेनिफिट। अगेन इन्होंने एक चीज़ कही कि जो दिस इज़ फॉर ऑब्वियस रीज़न दैट द रिटर्न ऑन एजुकेशन इंक्रीजेस कब होते हैं? जब लेवल ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम इंक्रीज होती है। मतलब जो ये स्टेटमेंट है यहाँ से यहाँ तक, ये एक ही बात कह रहा है। ये कह रहा है कि इकोनॉमिक फ्रीडम आपकी इंक्रीज़ हुई तो रिटर्न ऑन एजुकेशन भी बढ़ जाएगी और इन्वेस्ट भी हम कर लेंगे। ठीक है, पहले हम ऑप्शन की तरफ देखते हैं एक बार क्वेश्चन क्या पूछा है। एक तो लोअर टैक्स की बात की है जो ग्रेटर इन्वेस्टमेंट में आते हैं इनवेरिएबली, और इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन आपको इकोनॉमिक फ्रीडम में हेल्प करेगा, और तीसरा इकोनॉमिक फ्रीडम का पॉजिटिव इम्पैक्ट है ह्यूमन कैपिटल पर। ये तीन चीज़ों पर हमें बात करनी है। तो पहला हमने स्टेटमेंट देखा कि अगर इकोनॉमिक फ्रीडम बढ़े तो लोग इन्वेस्ट भी करेंगे ज़्यादा एजुकेशन में और रिटर्न भी बढ़ेगा। अब अगली चीज़ इन्होंने कही व्हेन पीपल थैंक्स टू लोअर टैक्स रेट, ठीक है, लोअर टैक्स रेट पे यहाँ क्वेश्चन पूछा है, आर अलाउड टू रिटेन हायर इनकम। लोअर टैक्स होंगे तो लोगों को ऑब्वियसली ज़्यादा पैसा बचेगा, तो क्या होगा? इट मेक्स सेंस टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन। ठीक है, ये भी एक आपका एक्सट्रीम सा स्टेटमेंट हो गया या एक कंक्लूज़न हो गया, आप ये कहो। ठीक है, अगर लोअर टैक्स रेट होगा तो लोग पैसा बचाएंगे, तो ऑब्वियसली आपका सेंस बनेगा इन्वेस्ट करने का। ऑन द अदर हैंड, व्हेन गवर्नमेंट डिसाइड टू टैक्स द हायर इनकम ऑफ एजुकेटेड इंडिविजुअल, ठीक है, एट इवन हायर रेट, लिटिल सेंस, इट मेक्स वेरी लिटिल सेंस टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन, राइट। तो ये हमने सारे एक्सट्रीम स्टेटमेंट निकाल लिए ढूंढ के। द सेम इंसेंटिव्स अप्लाई टू पेरेंट्स हु डिसाइड टू वेदर इन्वेस्ट और नॉट। ये लास्ट वाली लाइन कहीं पूछी नहीं है तो इसको हम पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट, लोअर टैक्स रेट्स इन अ कंट्री इनवेरिएबली ट्रांसलेट इनटू ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन हायर एजुकेशन। लोअर टैक्स रेट में इन्होंने एक चीज़ ज़रूर कही है, मेक सेंस टू इन्वेस्ट एजुकेशन, और हायर टैक्स रेट होंगे तो मेक्स वेरी लिटिल सेंस टू इन्वेस्ट। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि इनवेरिएबली, कि लोअर टैक्स रेट होंगे तो मतलब गारंटी हो जाएगी कि लोग इन्वेस्ट कर ही लेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। सेंस बनाता है, कंक्लूजन निकाला है, ठीक है, लेकिन यहाँ एक्सट्रीम की बात नहीं की इन्होंने। ये नहीं कहा कि लोअर टैक्स रेट डेफिनेटली आपको एजुकेशन में इन्वेस्ट कराएंगे। एक सेंस बनाता है कि लोअर टैक्स है तो एजुकेशन में इन्वेस्ट करना एक सेंसिबल बात है, नहीं तो नहीं है, लिटिल सेंस वाली बात है। ऑप्शन 1 गलत हो गया। अगर हमारा ऑप्शन 1 गलत हो गया तो ए हमारा गलत हो गया, और देख लो 1 कहाँ कहाँ है, ये गलत हो गया। आंसर हमारा या तो बी है या सी है, मतलब एक ही स्टेटमेंट सही है, ठीक। दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इंश्योर्स देयर इकोनॉमिक फ्रीडम। अब इकोनॉमिक फ्रीडम की बात जो की गई थी ना, वो यहाँ की गई थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतने वाले पार्ट में यहाँ तक। यहाँ आप ध्यान दो कि उल्टा लिखा हुआ है, वाइसे वर्सा नहीं है, ठीक। इन्वेस्ट करेंगे एजुकेशन में जब उनको इकोनॉमिक फ्रीडम मिल रही है, और रिटर्न ऑन एजुकेशन भी बढ़ेगा जब इकोनॉमिक फ्रीडम बढ़ रही है, ठीक है, उल्टा नहीं है। एजुकेशन से इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं आ रही है, इकोनॉमिक फ्रीडम से एजुकेशन आ रही है। तो स्टेटमेंट 2 भी गलत हो गया, आंसर आपका आ गया 3 ओनली। ऑप्शन 3 पढ़ लो, इकोनॉमिक फ्रीडम का पॉजिटिव इम्पैक्ट है बिल्डिंग ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो एक जनरल सा स्टेटमेंट है, इकोनॉमिक फ्रीडम होगी तो आपका इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन होगा। ऑब्वियसली यहाँ लिखा है ना, इकोनॉमिक फ्रीडम होगी तो इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन होगा। और एजुकेशन क्या है? एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीज़ें ह्यूमन कैपिटल के ऊपर ये तीसरा क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा है। यहाँ भी एक इस वाले में भी जो चौथा ऑप्शन था वो ह्यूमन कैपिटल के ऊपर था इधर, ठीक है, फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल। तो ये ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, ये टर्म्स आपको आइडिया लगी गया होगा, अब आगे पूछेगा तो आप कर लोगे। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात की है, इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन 25 पूछा है, एक 26 पूछा है, ठीक है। तो देखते हैं इस पर। जो 24 क्वेश्चन पूछा है ये पूछा है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ मस्ट रिकवर कॉस्ट थ्रू यूज़र चार्जेस, ये पूछा है। दूसरी चीज़ जो ULBs है, नॉट एफिशिएंट एनफ टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ आवर सिटीज़। अब ये स्टेटमेंट देख के ही बेहुदा सा लग रहा है, अगर मेरे पे टाइम नहीं होगा तो मैं इसको गलत कर दूंगा, ठीक है। वाटर शॉर्टेज इन आवर सिटीज़, पेरिनियल प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सॉल्व, ये भी एक अजीब सा स्टेटमेंट लग रहा है, इसको आप हटा सकते हो। और इन व्यू ऑफ द वाटर क्राइसिस इन आवर सिटीज़
देयर इज़ अर्जेंट नीड टू लिमिट द पॉपुलेशन, ऐसा भी नहीं है। कोई सा भी किसी तरह का स्टेटमेंट आ जाए ना, पैसेज आ जाए, ये इस तरह के स्टेटमेंट तो नहीं होंगे, बट फिर भी हम एक बार इनको डाउट में रखते, बट ये हमारे डाउटफुल थे तो हम इनको कुछ ध्यान रखो, ठीक है। ABC ये हो गए। देन इसके बाद जो अगला स्टेटमेंट है, अगला क्वेश्चन है, इसमें रिच सिटीज़ ओनली कैन इंश्योर सस्टेनेबल डिलीवरी, रिच सिटीज़ ही सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर इंश्योर कर सकते हैं। सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर इन सिटीज़ मीन्स मच मोर देन सप्लाइंग, ठीक है। देखते हैं क्या क्या पूछा है। यहाँ आते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ कैन नॉट पॉसिबली इंश्योर, ठीक है, कैन नॉट पॉसिबली एक्सट्रीम की बात की है, लेकिन उसके साथ कैन नॉट के बाद पॉसिबल की बात कर दी। अनलेस फाइनेंशियल मैकेनिज्म आर पुट इन प्लेस, जब तक पैसा नहीं है तब तक आप नहीं कर पाओगे, राइट। सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर के ऊपर ये क्वेश्चन है। वाटर डिलीवरी रिक्वायर्स, क्या चाहिए, ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। हैवी इन्वेस्टमेंट इन कलेक्टिंग, नेचुरल सोर्स से आप इसको लेके आओ, ट्रीट करो एंड एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाओ डिलीवरी के लिए, ये हो गया एक, ये चीज़ हो गई। रिक्वायर्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वाटर डिलीवरी के लिए, एक एक्सट्रीम चीज़ ये हो गई। इट ऑल्सो रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट इन सीवरेज, मतलब वाटर के लिए एक सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर की भी रिक्वायरमेंट है, सो दैट वो आपके जो है सीवेज इंफ्रा और ट्रीटमेंट प्लांट हैं तो आपके वेस्ट वाटर ले जा सके, ठीक है, और जो अनट्रीटेड वाटर है वो वापस ना जाए डिस्चार्ज बॉडी में। तो ये पॉइंट यहाँ तक चला आपका, यहाँ से लेकर इधर से लेकर यहाँ तक। ये कहता है कि वाटर डिलीवरी के लिए एक तो पानी का इंफ्रा चाहिए, दूसरा सीवर का इंफ्रा चाहिए, ये इतने पॉइंट हैं, ठीक। देन ये कहता है कि अगर हमारी सिटीज़ वर रिच एनफ टू मीट एंटायर कॉस्ट तो वाटर डिलीवरी कुड बी डन फ्री, और दे आर नॉट, है नहीं, ठीक है। अगेन जो कि हम आए थे पहले हमने ऑप्शन पढ़े थे कि यू विल बी नॉट एफिशिएंट एनफ फॉर वाटर रिक्वायरमेंट, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना। ये इन्होंने कहा कि भैया अगर रिच एनफ होती तो फ्री भी दे देती, तो ऐसा तो नहीं है। वाटर शॉर्टेज एक पेरिनल प्रॉब्लम है, नहीं, पैसा होता तो कर लेते। और ये क्या अर्जेंट नीड टू लिमिट द पॉपुलेशन, कहीं बात ही नहीं की गई है, तो आंसर इसका आ गया। मस्ट रिकवर कॉस्ट थ्रू यूज़र चार्जेस, कहाँ लिखा है कि ये अनलेस फाइनेंशियल मैकेनिज्म क्या है, यूज़र चार्जेस। तो जो आपको रिलेटेड सिनोनिम्स हैं वो समझ में आने चाहिए कि फाइनेंस मैकेनिज्म और यूज़र चार्जेस ये सिमिलर टर्म है, राइट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व कर सकते हो। 25, रिच सिटीज़ ओनली कैन इंश्योर सस्टेनेबल डिलीवरी ऑफ वाटर, ऐसा तो नहीं है, रिच सिटी ही कर पाएंगी ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। इन्होंने ये बोला कि और अर्बन बॉडीज़ तब तक नहीं कर सकती जब तक फाइनेंस मैकेनिज्म ना हो। हाँ, रिच एनफ होती तो वो फ्री दे देती, ठीक है, लेकिन अगर आप उनको फाइनेंस मैकेनिज्म दे दो, जैसा कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी हमने देखा 24 का ए आंसर आया, पैसा दे दो तो कर लेंगी, पुअर सिटीज़ भी कर लेंगी, तो ऑप्शन 1 तो हो गया एलिमिनेट, 1 एलिमिनेट हुआ तो 1 एंड ए एंड सी गया, ठीक है। और सस्टेनेबल डिलीवरी मीन्स मच मोर, उसमें था ना सीवेज STP की बात करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन फलाना ढिमका, इट इज़ मोर देन सप्लाइंग वाटर टू हाउस होल्ड, जो ये क्वेश्चन में दिया है ना सीवेज। तो इसीलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक्सट्रीम वर्ड्स एंड जो न्यू फैक्ट्स हैं, कंक्लूजन्स हैं, उनको आप हाईलाइट करोगे, आंसर हो जाएगा आपका बी। एक पैसेज और देखते हैं, एग्रीकल्चर की बात की है, इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या पूछा है। एक बोला है कि स्ट्रक्चरल एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ इम्पॉसिबल जब फार्मर छोटे हैं। अगेन ये चीज़ गलत सी लग रही है, गलती होगी, मतलब गट फीलिंग कहती है। गुड प्राइस इंसेंटिव कैन ट्रिगर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, ठीक है, हो सकता है, पता नहीं पैराग्राफ किस बारे में। इंडिया नीड्स टू बिल्ड वैल्यू चेन, ऑब्वियसली चाहिए। हायर ग्लोबल प्राइस आर इसेंशियल फॉर पॉवर्टी रिडक्शन, ठीक है, चाहिए ऑब्वियसली। इसमें अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर 1 तो कतई बेहुदा लग रहा है, लेकिन 3 ये हैं, और इसके ऊपर एक और पैराग्राफ भी पूछा है, वो ये है कि इनमें से क्रिटिकल मैसेज ऑफ द पैसेज क्या देता है। इंडिया शुड क्रिएट लार्ज स्केल ऑफ फार्म रूरल एम्प्लॉयमेंट देना है ताकि पॉवर्टी कम हो। लार्ज नंबर ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ इंडिया को क्रिएट करनी चाहिए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। इंक्लूसिव एग्रीकल्चर ग्रोथ की टू रिड्यूस पॉवर्टी नियर फ्यूचर। तो ये दोनों ऑप्शंस पढ़ लिए हमने, दोनों क्वेश्चंस के। अब हम जाएंगे क्वेश्चन पर, जो पैसेज है। क्वेश्चन है एग्रीकल्चर के इर्द गिर्द। इन्होंने कहा कि इंडिया में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में अभी भी है, 85% जो फार्म है स्मॉल एंड मार्जिनल है, ठीक है। चाइना और वियतनाम से अगर हम कंपेयर करें, जिनमें
फास्ट स्ट्रक्चरल एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इंडिया की स्टोरी स्लो ट्रांसफॉर्मेशन की है। अब तक कोई ऐसी वेग चीज़ या बहुत एक्सट्रीम चीज़ नहीं मिली है, ठीक है। तो अभी हम कुछ हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, यहाँ हो गया। एज अ रिज़ल्ट जो पॉवर्टी रिडक्शन है इसकी वजह से, एज अ रिज़ल्ट यहाँ से इन्होंने कोई कंक्लूजन देना शुरू किया। एज अ रिज़ल्ट पॉवर्टी रिडक्शन इन इंडिया मच स्लोअर पेस पे थी इस पीरियड में कंपेयर टू चाइना एंड वियतनाम 1988 से 2014। पॉवर्टी रिडक्शन स्लो थी 1988 से 2005 तक, लेकिन जो 2005 से 2012 इट एक्सेलरेटेड ड्रामेटिकली, बहुत तेज़ी से पॉवर्टी रिडक्शन घटा इंडिया में, ये कह रहा है, ठीक है। ये कह रहा है पॉवर्टी रिडक्शन एक्सेलरेटेड, ये इन्होंने फैक्ट दे दिया कि एक फैक्ट है। ऑलमोस्ट 3 टाइम, ठीक है, 3 गुना कम हो गई, ये फैक्ट है। तो इन्होंने कहा व्हाट डिड इंडिया डू ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्या किया इंडिया ने ऐसा जो पॉवर्टी आपकी 3 गुना तेज़ी से ड्रामेटिकली एक्सेलरेट हो गया पॉवर्टी रिडक्शन। तो रिसर्च क्या कहती हैं कि प्राइस सिनेरियो चेंज्ड सिग्निफिकेंटली, जो रिलेटिव प्राइस था यहाँ पर इन्होंने एक कंक्लूजन सा दिया है, बहुत ही दावे के साथ बात की है कि रिलेटिव प्राइस सिनेरियो चेंज्ड सिग्निफिकेंटली इन फेवर ऑफ एग्रीकल्चर। जब ग्लोबल प्राइस बढ़े तो एग्रीकल्चर का वो भी बढ़ गया, प्राइस सिनेरियो चेंज हो गया। दिस बूस्टेड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये भी इन्होंने गारंटी से बता दिया, बिल्कुल दावे के साथ ये बात कही कि दिस बूस्टेड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 50% से ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। एग्री जीडीपी कुछ टच कर गई, ठीक, एग्री जीडीपी भी बढ़ी एंड नेट सरप्लस भी बढ़ गया और रियल फार्म वेजेस भी बढ़ गए। मतलब कहानी यही है कि 2 चीज़ें हैं, रिलेटिव प्राइस सिनेरियो चेंज हो गया और उसके बाद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बूस्ट हो गया। बाकी कहानी यही है कि इन सब की वजह से अनप्रेसिडेंटेड, ऑल दिस लीड टू अनप्रेसिडेंटेड फॉल इन पॉवर्टी। ये जो सारा फैक्ट डेटा दिया इंडिया ने क्या किया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही सा स्टेटमेंट है, कोई बहुत अलग इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। अब देखते हैं, ये कहता है कि स्ट्रक्चरल एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ इम्पॉसिबल जब फार्मर मेनली स्मॉल एंड मार्जिनल है। ऐसा तो इन्होंने कहीं नहीं कहा। अगर आप देखो स्ट्रक्चरल और जो ये रूरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है, इन्होंने ये कहा कि इंडिया की स्टोरी स्लो ट्रांसफॉर्मेशन की है, ठीक है। इंडिया में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि इम्पॉसिबल ही हो जाएगी, ठीक है। जो हमें वैसे भी बेहुदा स्टेटमेंट लग रहा था, हमने पहले देखा था, वो भी हमारा शक सही साबित हुआ। ऑप्शन 1 हुआ गलत। तो हमारे पास बाकी अभी 3 स्टेटमेंट बचे हुए हैं। देन गुड प्राइवेट इंसेंटिव कैन ट्रिगर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, यहाँ दिख रहा है, हमने हाईलाइट कर लिया था ना यहाँ पर, बूस्टेड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो जो प्राइस इंसेंटिव है, जो प्राइस सिनेरियो चेंज हुआ उसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, तो साफ साफ यहाँ लिखा हुआ, हमने 2 चीज़ें हाईलाइट की, ये वाली और ये वाली, क्लियर आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन 2 तो चीख चीख के कह रहा है कि भैया मैं सही हूँ, और जब मैं सही हूँ तो आपका डी भी गलत हो गया, क्योंकि 2 यहाँ है। अब आपको देखना है 4 और 3 में कौन सा गलत है, कौन सा सही है। इंडिया को वैल्यू चेन्स बनाने की नीड है, कहीं भी इस पूरे पैराग्राफ में जो हमने जितनी इन्फॉर्मेशन हाईलाइट की उसमें मैक्सिमम ये हो सकती थी कि इंडिया के स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं, ठीक है, बट इसके अलावा वैल्यू चेन की तो कहीं से कहीं तक बात नहीं की। तो ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन 3 हो गया गलत, एंड इसकी वजह से जो ये भी हो गया सी गलत। आंसर आ गया आपका बी, ठीक है। और एक और चीज़ देख लें, स्टेटमेंट 4, हायर ग्लोबल प्राइस एसेंशियल फॉर इंडियाज़ पॉवर्टी रिडक्शन, दिख ही रहा है कि जैसे ये ग्लोबल प्राइस होंगे उसकी वजह से ये सब होगा, उसकी वजह से अनप्रेसिडेंटेड फॉल इन पॉवर्टी हो गया। तो भैया एसेंशियल है, ये एक्सट्रीम वर्ड पे यहाँ मत जाना, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका बी। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि इंडिया शुड क्रिएट लार्ज ऑफ फार्म रूरल एम्प्लॉयमेंट, कहीं बात नहीं की इस चीज़ की। अगर आप पूरा पैराग्राफ देखो तो कहीं भी इसकी बात नहीं की। इंडिया शुड क्रिएट लार्ज नंबर ऑफ एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, कहीं भी बात नहीं की। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए, कहीं भी बात नहीं की। और इंक्लूसिव एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो की टू रिड्यूस इन नियर फ्यूचर। ये जो अगर पैराग्राफ की आप ब्रॉडर थीम देखो, जहाँ स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात की कि वहाँ स्कोप है हर चीज़ का, वहाँ आप हर चीज़ की बात कर सकते हो कि इंक्लूसिव एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ेगी तो पॉवर्टी घटेगी। तो ये था पैसेज पर नेक्स्ट लेक्चर। आई होप कि पैसेज पर और लेक्चर्स लेने की नीड पड़ेगी नहीं। ये जो 2-3 ट्रिक्स मैंने बताई वो आप इन 2 लेक्चर्स को फॉलो करो। आई डोंट थिंक कि इतनी सिंपल वे में पैसेज कोई भी समझा सकता है। क्यों ये इतना सिंपल है? बिकॉज आई एम नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश और मेरा कॉम्प्रहेंशन बहुत ही गंदा है, एंड आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, रिसर्च बैकग्राउंड। तो मैं ऑब्वियसली रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश करता हूँ। रिवर्स इंजीनियरिंग हमेशा ऑप्शन से आती है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग इसमें हमने क्या की,
पैराग्राफ में एक्सट्रीम स्टेटमेंट ढूंढो, हर एक पैसेज सॉल्व हो रहा है इस ट्रिक से। आप पैराग्राफ में एक्सट्रीम स्टेटमेंट ढूंढो एंड सॉल्यूशंस में एक्सट्रीम ऑप्शन एलिमिनेट करो, ठीक है। ये चीज़ आपने कर ली, मैक्सिमम पैराग्राफ आपके सॉल्व हो जाएंगे। आपको साथ में जो ध्यान रखना है, कंक्लूजन, एक्स्ट्रा फैक्ट्स, किन किन मेजर फैक्ट पे बात कर रहे हैं, जैसे वाटर वाले में वाटर और सीवेज की बात की, इस वाले लेक्चर में इन्होंने इस वाले क्वेश्चन में 3-4 पॉइंट की बात की कि प्राइस सिनेरियो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो जो फैक्ट्स हैं आपको फैक्ट कलेक्ट करने हैं, साथ में 2 कलर के पेन यूज़ करो या हाईलाइटर यूज़ करो, आप कॉम्प्रहेंशन सॉल्व कर लोगे। आपका कॉम्प्रहेंशन कितना भी वीक हो, जो चीज़ मैंने आपको इन 2 लेक्चर्स में बता दी, आप हर एक कॉम्प्रहेंशन सॉल्व कर लोगे एंड एलिमिनेट करते जाओ हर एक ऑप्शन, ये आप ध्यान रखना, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर सी सेट में और लेक्चर्स मुझे बनाने की नीड पड़ी देन आई विल मेक डेफिनेटली। कुछ फार्मूले जो हैं मैथमेटिक्स के, उसके मैं आपको 2 या 1 लेक्चर दे दूंगा ताकि आप वो सीधे यूज़ कर पाओ, जहाँ प्रोबेबिलिटी हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल हो गया, डिवीज़न के रूल हो गए, इन सब चीज़ों की मैं बात कर दूंगा, ठीक है। परसेंटेज के क्या फार्मूले हैं, ठीक है, NPR, NCR, फैक्टोरियल एन, इन सब की बात कर लेंगे, ठीक। नंबर सिस्टम जो हम ऑलरेडी बात कर चुके, फिर से एक बार उनको बात कर लेंगे, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर एंड आप अगर पेड कोर्स में फॉलो करना चाहो देन सी सेट। अगर आप फ्री जो लेक्चर्स है ये 6-7 लेक्चर्स फॉर सी सेट, अगर आप इनको फॉलो करते हो देन ऑल्सो आपका प्रीलिम्स आराम से सी सेट की वजह से तो फेल नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और अलविदा, ध्यान रखिएगा।